कैसे हैं आप लोग का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां हम लोग बात कर रहे थे भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों को हम लोगों ने दो भागों में बांट के देखा, एक हिमालय नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय नदियां हम देख चुके हैं। यदि आपने ना देखा हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एक भारत का भूगोल नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर हिमालय का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों को देखने से पहले हम हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर देख लेते हैं। क्या डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है इन दो नदियों में। तो देखें, अगर हम हिमालयी नदियों देखें, एक तरफ देते हैं हिमालयी नदियाँ और दूसरी हैं आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो अगर हिमालयी नदियाँ देखें तो हिमालयी नदियाँ कैसी हैं, जो हिमालय से जो नदियाँ उत्पन्न होती हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, ग्लेशियर से या हिमानी से। तो जो उनमें जो पानी होगा या जो उनमें जो जल होगा वो हमेशा बना रहेगा, इसलिए उनमें प्रवाह क्या होगा, हमेशा बना रहेगा। तो जो नदियाँ होंगी उनमें जो प्रवाह होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। कैसा होगा, लगातार प्रवाह होगा, या उसको अगर हम हिंदी में बोले तो कहते हैं सतत वाहिनी, सतत वाहिनी। ठीक है, कैसी नदी होंगी, कॉन्टिन्यूअस प्रवाह होगा, या इनको हिंदी में बोलें तो सतत वाहिनी। क्यों, क्योंकि इनका जो उद्गम है वो हिमानी से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, हिमानी से, इसलिए इनमें प्रवाह हमेशा बना रहेगा। या इसको अंग्रेजी में अगर वर्ड बोलें तो इसको बोलेंगे पेरिनियल। क्या बोलेंगे, पेरिनियल। अगर हम प्रायद्वीपीय नदी को देखें तो प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी हैं, ये जो नदियाँ हैं ये वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं, इसलिए इनमें प्रवाह जो होता है वो वर्ष भर नहीं बना रहता। ठीक है, तो अगर हम इसको हिंदी में कहें तो इसको बोलेंगे असतत वाहिनी, असतत वाहिनी। ठीक है, क्या नॉन कॉन्टिन्यूअस, या इसको बोलें तो सीजनल रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीजनल रिवर। क्यों, क्योंकि वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं, इसलिए इनको सीजनल रिवर भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर, और इसको बोलते हैं सीजनल रिवर। दूसरा, अगर हम देखें कि जो हिमालय एक क्या है, एक नवीन बलित पर्वत है। जब भारत की जो उत्पत्ति हुई तो भारत पहले क्या था, गोंडवाना लैंड का भाग था। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो जो यहाँ से नदियाँ निकलेंगी तो कब, जब गोंडवाना लैंड बना था। और जो यहाँ ये क्या है, हिमालय है। तो हिमालय कब बना, एक नवीन बलित पर्वत है। तो जो इससे जो नदियाँ निकलेंगी उनको, उनमें क्या होगा, वेग क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि पर्वत का निर्माण तो अभी हुआ है ना, तो इसलिए उन नदियों का उद्गम भी अभी हुआ है, इसीलिए उनमें जो वेग होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वेग ज़्यादा होने के कारण ये नदी अपनी युवा अवस्था में होती है। किसमें, युवा अवस्था में, युवा अवस्था में। जबकि ये नदी कैसी है, प्रौढ़ावस्था में है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो वेग होगा वो बहुत कम होगा, इसलिए ये नदी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो चुकी होंगी। लेकिन ये नदी, इनमें वेग क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, यदि नदी में वेग ज़्यादा होगा तो नदी हमेशा याद रखिएगा घाटी में प्रवाहित होती है। तो जब नदी ऊपर से गिरेगी और घाटी में बहेगी तो क्या होगा, घाटी को गहरा करेगी, और ये क्या करेगी, घाटी को चौड़ा करेगी। क्यों, क्योंकि इसमें प्रवाह इतना कम है तो घाटी को धीरे धीरे दोनों तरफ से काटती रहेगी और घाटी को चौड़ा करती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, घाटी को गहरा करेगी, और ये क्या करेगी, आपका घाटी को चौड़ा करेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए, जैसे मान लो ये नदी है, ये कोई नदी बह रही है, ऐसे ये नदी से बह रही है, और ये घाटी है, ये घाटी है मेरी है। ठीक है, तो नदी जब घाटी में बह रही है तो इसका वेग इतना ज़्यादा है, जब गिरेगी ऊपर से तो घाटी को क्या करेगी, गहरा करेगी। और जो ये प्रौढ़ावस्था, इनमें वेग इतना कम है कि घाटी
भाई घाटी की दोनों तरफ घाटियाँ हैं, और जब घाटी को दोनों तरफ क्या काटती रहेगी, धीरे धीरे काटेगी और घाटी को चौड़ा करेगी। जैसे आपने नहर देखा होगा, तो नहर में देखिए उसको घाटी समझिए, नहर को दो तरफ उठा भाग है, बीच में नदी बह रही है, समझिए वो घाटी है। तो जो नदी होगी तो नहर के दोनों भागों को काटती रहेगी और धीरे धीरे वो क्या होगा, वो चौड़ा होता जाएगा। इसलिए बोलते हैं ये क्या करेंगी, घाटी को चौड़ा करेंगी और ये घाटी को गहरा करेंगी। ठीक है, अब हम हिमालयी नदियों को देखें अगला। तो जो हिमालयी नदियाँ होती हैं ये पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं। कैसी? पूर्ववर्ती। अगर इसको देखें तो ये होती है अध्यारोपित नदी। कौन सी? अध्यारोपित। देखिए, पूर्ववर्ती नदियाँ वह नदी होती है जो अपने पुराने मार्ग या पूर्व के मार्ग का ही अनुसरण करके बहती है। जैसे जब हम हिमालयी नदियों को पढ़ रहे थे तो जो हिमालय के निर्माण से पहले ट्रांस हिमालय बना, और जो ट्रांस हिमालय से जो नदियाँ निकली, जैसे सिंधु हो गई आपकी, ब्रह्मपुत्र हो गई आपकी, सतलुज हो गई, तो इनके निकलने के बाद ही मुख्य हिमालय बना। तो इन्होंने क्या किया, अपना मार्ग नहीं बदला, बल्कि हिमालय को काट कर एक गार्ज का निर्माण करती हुई अपने मार्ग का ही अनुसरण करती रहीं। जैसे मान लो ये आपका एक नदी बह रही है, सपोज आपका, ठीक है, और बीच में एक अवरोध बन गया या कोई हिमालय, कोई पहाड़ की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो क्या ये नदी क्या करेगी? ऐसा नहीं कि मार्ग ऐसे आ जाएगी, ऐसा नहीं करेगी, बल्कि ये नदी क्या करेगी, उस भाग को क्या करेगी, काट देगी और वहीं से अपना प्रवाह बना लेगी और आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इन नदियों को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ। जो नदी अपने पूर्व के मार्ग का ही अनुसरण करती है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। जैसे अगर देखें हम तो ये हो गई आपकी सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, गंगा और आपका तीस्ता। ये क्या हो गई आपकी? पूर्ववर्ती नदियाँ हो गई। और अध्यारोपित नदी क्या होती है? देखिए, मान लीजिए एक पृथ्वी है, पृथ्वी का एक सतह ये है और एक सतह ये है, दो सतह हैं। अब नदी क्या कर रही है, ऊपरी सतह पर उसने घाटी बना ली और नदी बहना शुरू कर दी। ठीक है, नदी घाटी बहेगी, तो नदी क्या किया, उसने सतह पर घाटी बनाया और घाटी पर बहना शुरू कर दिया। तो नदी क्या करेगी, जो ऊपर सतह पर उसने घाटी बनाया है, धीरे धीरे उस घाटी को इतना गहरा कर देगी कि जो नीचे सतह पर है वहाँ पर भी घाटी बन जाएगी, उस पर आरोपण हो जाएगी और नदी बहना शुरू कर देगी। इसको बोलते हैं अध्यारोपित या सुपर इम्पोज्ड। मतलब नदी क्या हुई, इसको बोले अगर हिंदी में, इंग्लिश में, तो सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित नदी। मतलब नदियाँ वह नदी जिन्होंने अपनी सतह पर जो घाटी बनाया है उसका आरोपण जब निचली सतह पर कर लेती हैं तो उसको बोलते हैं अध्यारोपित नदी। जैसे जो भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हुई आपकी, वो कौन सी है? अध्यारोपित नदी। मतलब एक सतह ये और एक सतह ये, नदी घाटी में बहना शुरू हुई, घाटी को गहरा करती गई और वह घाटी को उसने दूसरी सतह पर भी स्थापित कर दिया या आरोपण कर दिया और फिर नदी बहना शुरू हो गई, उसको बोलते हैं अध्यारोपित नदी। ठीक है, जो भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह आपकी अध्यारोपित नदियां हैं। और हिमालयी नदियां कैसी हैं? पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, और एक बात, जो हिमालयी नदियां हैं जो हिमालयी नदियां हैं वह आपका डेल्टा बनाती हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, कुछ नदियां डेल्टा बनाती हैं और कुछ नदियां एस्चुरी बनाती हैं। अगर हम देखें तो जो हिमालयी नदियां हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। जैसे, और ये नदियां होती हैं, ये डेल्टा भी बनाती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। जैसे नर्मदा, ताप्ती आपकी एस्चुरी बनाती है, कृष्णा डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा भी बनाती हैं और एस्चुरी बनाती हैं, और हिमालयी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो अगर डेल्टा देखें तो जब नदी किसी मार्ग पर बहती है तो ये क्या करती है?
अपने साथ अवसाद लेके चलती है, छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, बालू के कण, ठीक है, अपने साथ अवसाद लेके चलती हैं। और ये समुद्र में गिरने से पहले मुहाने पर, ये मान लो समुद्र हो गया, तो समुद्र में गिरने से पहले उस जो अपने साथ अवसाद या सेडिमेंट लेके गई हैं उसका क्या करती हैं, निक्षेपित करती हैं उसको, या उसको डिकम्पोज करती हैं। मान लो कि ये बना दिया, निक्षेपण कर दिया, एक निक्षेपण ये कर दिया, एक निक्षेपण ये कर दिया, और फिर नदी क्या होती है, समुद्र में गिर जाती है। तो जो मुहाने पर जो आकृति बनाती है इसको कहते हैं डेल्टा, ठीक है, क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। लेकिन जो एस्चुरी क्या होती है, तो जो नदी बहती है और समुद्र पर उसके मुहाने पर कोई डिकम्पोजिट ना करके वो समुद्र के अंदर जाके अपने अवसादों को जमा करती है। यहाँ पे क्या देखा, मुहाने पर अवसाद को जमा करती है और यहाँ पर समुद्र के अंदर जमा करती है। भाई नदी है तो अवसाद तो उसमें होंगे, ऐसा नहीं कि नदी में अवसाद ना हो। लेकिन यहाँ पर डेल्टा में क्या होता है, ये नदी इसलिए क्या होता है ना, ये नदी जो होती हैं ये बहुत दूर से आती हैं, तो आते आते इनका वेग इतना कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या कर देती हैं, वो मुहाने पर उस जो सेडिमेंट है या जो अवसाद है उसका जमाव कर देती हैं। लेकिन देखें जब नर्मदा ताप्ती देखिए उसका जो मार्ग है बहुत छोटा है, तो जो अवसाद है वो मुहाने पर जमा ना करके समुद्र के अंतर कर देती हैं। जो भी इसीलिए जो हिमालयी नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती हैं। डेल्टा में क्या होता है, मुहाने पर जमा करते हैं अवसाद को, और एस्चुरी में मुहाने पर ना जमा करके समुद्र के अंदर ही वो जो अवसाद होता है उसको निक्षेपित करती हैं और यहाँ पर कोई आकृति नहीं बनती। मतलब नदी सीधे सम्मार्ग समुद्र पर गिरती है, सीधे यहाँ गिरने से पहले जो अवसादों का जमाव करती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका अंतर, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों को, अगर प्रिंट शॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए अगर हम हिमालयी नदियों को, प्रायद्वीपीय नदियों को देखें तो प्रायद्वीपीय नदियों को दो भाग में बांट के देखते हैं। कौन सा, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, एक है आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में, और दूसरा है आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे उन नदियों को जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, अगर हम देखें तो मान लो आपका ये भारत है, हम सिर्फ उतना बनाएंगे जितना हमें आवश्यक है, ठीक है, पूरा भारत नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये आपका विंध्य रेंज हो गया, ये आपका सतपुड़ा रेंज हो गया, और ये आपका अजंता रेंज हो गया। तीन श्रेणियां हैं, ठीक है। ये आपका हो गया विंध्यन, ये सतपुड़ा रेंज हो गया, और ये हो गया आपका अजंता रेंज हो गया, ठीक है। अगर सतपुड़ा में देखें, तीन पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, तीन पहाड़ियां हैं आपका, ठीक है। तो जो मैकाल है, मैकाल की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पर एक चोटी है, कौन सी, अमरकंटक नाम से, क्या, अमरकंटक, ये आपका अमरकंटक। इसको नाम दिया मैंने अमरकंटक, ठीक है। ये क्या आपका अमरकंटक की चोटी है, कहाँ पर, मैकाल रेंज में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ऊपर क्या है, कच्छ का रण है, और फिर क्या है, कच्छ का प्रायद्वीप है। ये क्या है आपका, कच्छ का रण है, और ये क्या है आपका, कच्छ प्रायद्वीप है, ठीक है। और ये क्या है आपका, काठियावाड़ प्रायद्वीप है, और यहाँ पर है आपका खंभात की खाड़ी। ये क्या है आपका, खंभात की खाड़ी,
खंभात की खाड़ी, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ पर है काठियावाड़ प्रायद्वीप और नीचे है गिर रेंज, गिर की श्रेणियाँ, ठीक है। तो देखिए प्रायद्वीप क्या होता है, तो प्रायद्वीप वह भाग होता है जिसके तीन ओर जल या जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तो प्रायद्वीप क्या होता है, जिसके तीन ओर या जो तीन ओर से जल से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत देखिए 1 2 3 अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीन ओर से जल से घिरा है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो आपका प्रायद्वीपीय नदियां हैं और जो अरब सागर पर गिरती है, उसमें जो सबसे बड़ी नदी है, जो अरब सागर पर गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, वह है आपकी नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। तो नर्मदा कहाँ बहती है? विंध्यन और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहती है और खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। कहाँ गिरती है? विंध्यन और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहती है और आपका खंभात की खाड़ी पर गिरती है। कौन सी? नर्मदा। देखिए, अगर हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र को देखें तो इसका अगर हम ढाल देखें तो ढाल इसका दो तरफ है। इसका जो ऊपर वाला भाग है उसका ढाल है उत्तर से पूरब, और जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब है। देखिए, जब आप हिमालय नदियाँ पढ़ रहे थे तो जब यमुना की जो सहायक नदियाँ, जो चंबल हुआ तो या बेतवा हुआ, केन हुआ, या चंबल की जो सहायक नदियाँ हुई, छिप्रा, पार्वती, तो उनको देखो जो विंध्यन श्रेणी से निकल तो रही थी, विंध्यन श्रेणी से, लेकिन वो कहाँ जा रही थी? ऊपर जा रही थी, पूरब की तरफ जा रही थी। लेकिन देखिए जो नर्मदा है वो तो अब इधर आ रही है, पश्चिम की तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि ये बहती है भ्रंश घाटी में। जो नर्मदा हुई, जो ताप्ती हुई आपकी, वो बहती है भ्रंश घाटी में, इसलिए इनका जो भ्रंश का जो ढाल है वो आपका ऐसे है, इसलिए ये नदी पूरब से पश्चिम बहती हैं। और जो कुछ नदियां हैं जो पश्चिम से पूरब बहती हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रायद्वीप का भाग है या जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो उसका ढाल है, वो एक ढाल उत्तर से पूरब की ओर है और एक ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। जब कृष्णा गोदावरी पढ़ेंगे तो देखिएगा वो पश्चिम से निकलती हैं लेकिन पूरब में जाती हैं। तो क्यों ऐसा ढाल बना? देखिए, जब यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट टकराया तो बीच का भाग नीचे गया और थोड़ा सा जो नीचे का भाग था ऊपर उठ गया। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, अब गाड़ी ज़ोर से आ रही, ज़ोर से टकरा गई, तो टकराएगी तो इसका जो बीच वाला भाग नीचे जाएगा और जो पीछे वाला भाग थोड़ा ऊपर उठेगा। ऐसे उठता है। कभी भी गाड़ी देखी, जब गाड़ी टकराती है तो जब ज़ोर से टकराएगी तो जो बीच वाला भाग होगा वो थोड़ा नीचे जाएगा और जो पीछे वाला भाग होगा थोड़ा ऊपर जाएगा। इसीलिए ये वाला जो नीचे का भाग है, जो यहाँ पे जो चोटी पाई जाती है, देखिएगा वो ऊंची है। अगर हम प्रायद्वीपीय भाग में यहाँ की जो चोटियों की बात करें तो ये चोटी ऊंची हैं, लेकिन ये चोटी नीचे हैं। इसी प्रकार जो ढाल देखें तो ढाल भी यही हो गया, ढाल बना पश्चिम से पूरब और इसका ढाल बना उत्तर से पूरब। तो दो ढाल पाए जाते हैं, एक उत्तर से पूरब और एक पश्चिम से पूरब। लेकिन नर्मदा ताप्ती इधर इसलिए बहती हैं क्योंकि ये भ्रंश घाटी के अंदर बहती हैं और जो भ्रंश का ढाल है वो आपका ऐसे है, इसलिए नर्मदा ताप्ती पश्चिम से पूरब बहती हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं हम कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर पर गिरती है। ठीक है। दूसरा, यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती है। किसके? एक है विंध्यन और दूसरा है सतपुड़ा के बीच में बहती है। ठीक है। तीसरा, नर्मदा नदी देखें तो कहाँ बहती है? निकलती कहाँ से? मध्य प्रदेश में, फिर जाती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में और फिर आती है गुजरात में। तो तीन स्टेट में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो गुजरात में खंभात की खाड़ी पर आकर ये गिर जाती है। ठीक है। नर्मदा नदी पर ही एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात। तो अगर हम नर्मदा नदी को देखें तो नर्मदा नदी में क्या देखा? इसका उद्गम देखा। उद्गम कहाँ पर है? अमरकंटक चोटी से निकलती है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, ये विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती है।
ठीक। नंबर 3, यह खंभात की खाड़ी पर गिरती है। इस नदी पर जबलपुर में धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात स्थित है और यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर पर गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नर्मदा। तो ये रही आपकी नर्मदा। अब बात करते हैं ताप्ती या तापी। अगर हम तापी या ताप्ती को देखें तो ताप्ती कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पहाड़ी के सतमाल रेंज से। तो ये हमारा सतपाल रेंज है, यहाँ से निकली और ये आती है कहाँ? मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और गुजरात की खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। कौन सी? ताप्ती। ये कौन सी नदी है? ताप्ती। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी पर। और ताप्ती नदी जो बहती है आपका, इससे बना लेते हैं, ये है आपका, ये ठीक है। जो ताप्ती नदी बहती है वो बहती है सतपुड़ा और अजंता भ्रंश घाटी के बीच में। कहाँ बहती है? सतपुड़ा और अजंता भ्रंश घाटी के बीच में बहती है। कौन सी? ताप्ती। और ताप्ती के मुहाने पर ही सूरतनगर स्थित है। क्या? सूरतनगर स्थित है ताप्ती के मुहाने पर। अगर हम सूरतनगर देखें तो कहाँ पर है? ताप्ती के मुहाने पर स्थित है। और ताप्ती कहाँ से निकल रही है? सतपुड़ा पहाड़ी के सतमाल रेंज से निकलती है, जो सतपुड़ा और अजंता भ्रंश घाटी के बीच में बहती है। दूसरा, ये खंभात की खाड़ी पर गिरती है। इसके मुहाने पर सूरतनगर स्थित है। ठीक है। और एक नर्मदा नदी पे और बात याद रखिए, इसकी जो मुख्य नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है, उसका नाम है ओरिसिन। किसकी? नर्मदा की सहायक नदी है जिसका नाम है ओरिसिन। तो ये रही नर्मदा और ताप्ती। अब हम बात करते हैं माही की। किसकी? माही की। तो माही निकलती है विंध्यन रेंज से। कहाँ से? विंध्यन श्रेणी से निकलती है। ये उत्तर की ओर जाती है और फिर आप दक्षिण में आती है और फिर खंभात की खाड़ी पर आकर विलीन हो जाती है। कौन सी? माही। ठीक है। कौन सी नदी? माही। तो माही कहाँ जाती है? पहले उत्तर जाती है और फिर दक्षिण आकर ये खंभात की खाड़ी पर विलीन हो जाती है। और माही नदी पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार। कौन सी? माही नदी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है। कौन सी? माही नदी। निकलती कहाँ से? विंध्यन श्रेणी से निकलती है। पहले उत्तर जाती है, फिर दक्षिण आकर ये खंभात की खाड़ी पर गिर जाती है या विलीन हो जाती है। ठीक है। कौन सी? माही नदी। अब बात करते हैं लूनी और साबरमती की। ठीक है। तो अगर हम देखें, यहाँ पर मान लो आपका अरावली रेंज है। ये क्या है आपका? अरावली रेंज है। तो अरावली रेंज के में स्थित एक नाग पर्वत है, वहाँ से निकलती है कौन सी? लूनी। कौन सी? लूनी। ये मान लो यहाँ पर है आपका नाग पर्वत है, यह अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। ठीक है। और ये है आपका अरावली रेंज, इसको नाम दिया मैंने अरावली रेंज, अरावली। ठीक है। ये क्या है? अरावली है। और अरावली में ही एक स्थित है नाग पर्वत, वहाँ से निकलती है कौन सी? लूनी। और लूनी कच्छ के रण पर विलीन हो जाती है। ये सागर पर नहीं पहुँचती, ये सीधे कच्छ के रण पर विलीन हो जाती है या लुप्त हो जाती है। कौन सी? लूनी। लूनी। और लूनी की 2 सहायक नदी हैं, एक सुरसती और एक रूपेन। कौन सी? सुरसती और दूसरी है रूपेन। इसका नाम एक का डाल दूं मैं, एक है सुरसती, ठीक है, और दूसरी है रूपेन। ये 2 नदियां हैं, एक सुरसती है और एक रूपेन है, जो लूनी की सहायक नदियां हैं। लूनी कहाँ से निकलती है? अरावली रेंज के नाग पर्वत से या अजमेर के दक्षिण पश्चिम से, और कच्छ के रण पर विलीन हो जाती है या लुप्त हो जाती है। कौन सी? लूनी। अब बात करते हैं साबरमती की। तो अगर हम साबरमती को देखें तो साबरमती भी अरावली रेंज से निकलती है, लेकिन ये साबरमती अरावली में एक झील है जिसका नाम है जयसमुद्र। ठीक है। और एक लूनी पे और एक बात याद रखिएगा, लूनी पर ही सांभर झील है।
अगर देखें तो सांभर झील जो है लूनी पर ही है, ठीक है। तो इसका देखिए ऊपर वाला भाग मीठा जल है, फिर यहाँ खारा जल आ जाता है नीचे, क्योंकि सांभर झील जो है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है जय समुद्र, और जय समुद्र से निकलती कौन सी, साबरमती आपकी, साबरमती निकलती है और कहाँ जाती है, खंभात की खाड़ी पर। कौन सा, साबरमती। तो मान लो ये साबरमती आई आपकी, ये साबरमती है और खंभात की खाड़ी पर आकर गिरती है। कौन सी, साबरमती। तो ये कौन सी हुई आपकी, साबरमती। और साबरमती के मुहाने पर ही अहमदाबाद शहर स्थित है। ताप्ती के मुहाने पर सूरत है और साबरमती के मुहाने पर अहमदाबाद स्थित है, ठीक है। तो यहीं पर है आपका अहमदाबाद और ये आपका सूरत है, ठीक है। तो ये रही आपकी साबरमती, कहाँ से निकलती है, अरावली के जय समुद्र झील से निकलती है, जो खंभात की खाड़ी पर गिरती है। तो अगर अरावली से देखें तो दो नदी हैं, एक लूनी और एक साबरमती। और एक अगर आपने पढ़ा होगा, हमारा वीडियो देखा होगा हिमालय नदियों का, तो वहाँ हमने बताया था चंबल की सहायक नदी बनास, वो भी कहाँ से निकलती है, अरावली से, ठीक है। तो एक निकली लूनी, कहाँ गिरी, कच्छ के रण पर, और एक निकली साबरमती जो आई आपका खंभात की खाड़ी पर। और इसकी लूनी की दो सहायक नदी हैं, एक सुरसती और दूसरी है रूपेन, ठीक है। और एक नदी और है जिसका नाम है घग्घर, वो कहाँ से आती है, शिवालिक रेंज से आती है। कहाँ से, शिवालिक रेंज से। अगर मान लो यहाँ पर शिवालिक रेंज है, ये मान लो शिवालिक रेंज है आपका, अगर मैं शिवालिक रेंज में देखूं तो शिवालिक रेंज में शिमला के निकट, शिमला के पास एक नदी निकलती है जिसका नाम है घग्घर, और वह नदी मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, राजस्थान में मरुस्थल पे लुप्त हो जाती है। तो अगर देखूं तो यहीं पर मान लो एक मरुस्थल है, ये मान लो नदी है घग्घर। जो घग्घर नदी है वह कहाँ विलीन हो जाती है, जो हनुमानगढ़ के पास, भटनेर के पास मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो ये जगह है मान लो हनुमानगढ़ के पास, हनुमानगढ़ भटनेर के निकट। मरुस्थल पर क्या होती है, विलीन हो जाती है। कौन सी, आपका घग्घर नदी है, हनुमानगढ़ के निकट भटनेर के पास, कहाँ पर, मरुस्थल पर विलीन हो जाती है। तो अगर हम देखें कि कौन सी नदी अंतःस्थलीय क्षेत्र पर विलीन होती है या जो सागर पर नहीं गिरती है, अगर हम देखें तो अंतःस्थलीय क्षेत्र विलीन हो नदियाँ, अंतःस्थलीय क्षेत्र पर विलीन होने वाली नदियाँ का नाम देखें, अगर विलीन होने वाली नदियों के अगर हम नाम देखें तो देखिए कौन कौन सी हैं। एक है आपका लूनी, लूनी की सहायक नदी कौन सी है, सुरसती और रूपेन, सुरसती और आपका रूपेन, ठीक है। और फिर कौन सी, एक घग्घर। तो चार नदियां हैं जो अंतःस्थलीय क्षेत्र पर विलीन हो जाती हैं, एक है लूनी, सुरसती, रूपेन और घग्घर, ठीक है। ये चार नदियां हैं। अब कुछ और नदियां हैं जो देख लेते हैं एक बार। जैसे जो गोवा में कुछ नदी बहती है, मान ले गोवा से अगर देखें तो दो नदी हैं, एक है मांडवी और एक है जुआरी। देखो ये मान लो एक मांडवी है और एक जुआरी, जो कहाँ है, गोवा पे, ठीक है। कौन सी, मांडवी और जुआरी। जो जुआरी है इसको गोवा की जीवन रेखा नदी कहते हैं, याद रखिएगा, जुआरी को गोवा की जीवन रेखा नदी कहते हैं। और एक कर्नाटक पे एक नदी आती है जिसका नाम है सारावती, सारावती, जो कहाँ बहती है, कर्नाटक पर, ठीक है। कौन सी, सारावती। और इसी पर एक प्रपात स्थित है जिसका नाम है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, तीन नाम है इसके। कौन से, जोग, या इसको बोलते हैं गरसोप्पा जलप्रपात, या इसको बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा
गांधी जलप्रपात। इसके 3 नाम हैं, जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन सी? कर्नाटक में सारावती नदी है, ठीक है। और केरल पे 3 नदियां हैं, एक है भरतपुजा, दूसरी पेरियार और तीसरी है पम्मा। अगर केरल में देखें तो उसकी 3 नदियां हैं, एक है भरतपुजा, एक पेरियार है और एक पम्मा है। ये भरतपुजा, दूसरी है पेरियार और तीसरी है पम्मा। अगर केरल की सबसे बड़ी नदी है तो पेरियार, और यही केरल की जीवनदायिनी नदी है। कौन सी? पेरियार। तो अगर गोवा की जीवनदायिनी नदी देखें तो जुआरी है, और केरल की देखें तो पेरियार है, और पेरियार ही केरल की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। 3 नदी हैं, भरतपुजा, पेरियार और पम्मा। ये कहाँ पर है? आपका केरल में, ठीक है। और मांडवी जुआरी गोवा में और सारावती कर्नाटक में। तो ये रही आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ, वह नदी जो आपका अरब सागर पर गिरती हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। हम उसको सुधार करेंगे और दोबारा फिर बताएंगे नए तरीके से, ठीक है। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे अरब सागर की नदियाँ, या जो अरब सागर में गिरती हैं नदियाँ, ठीक है। तो यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को। और जाने से पहले अगर आप चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, नए नए वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।